गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 23 अगस्त और आज के इस सेशन में 23 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मिथिला के मखाने को मिला जीआई टैग। लॉन्च हुई पहली मेड इन इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल बस पुणे की सड़कों पर भरेगी फर्राटे। केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का किया शुभारंभ। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया शुरू। मनीषा कल्याण यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली बनी पहली भारतीय फुटबॉलर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की मोक्षधाम योजना। दीप सुप्रियम ने जीता मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का कर रहे हैं नेतृत्व। दिल्ली सहित देश के 23 एम्स के बदले जाएंगे नाम, केंद्र को सौंपी सूची। पहली बार चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में उतरेंगे नासा के अंतरिक्ष यात्री। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। खबरों में रहे तेंजिन लेकफेल कौन है? तो ये बिम्स्टेक के महासचिव हैं जो कि इस समय भारत के दौरे पर हैं। अंडर 19 वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? अंतिम पंगाल बन गई हैं। खबरों में रहा ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र कहां पर है? यूक्रेन में है। एचडीएफसी बैंक ने उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। खबरों में रही कला प्रेम पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। दिग्गज खिलाड़ी समर बद्रू का हाल ही में निधन हो गया है। ये फुटबॉल से रिलेटेड थे। खबरों में रही गजप्रोम गैस कंपनी किस देश की है? तो ये रसिया की है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कहां पर किया गया था? तो नई दिल्ली में। भारतीय सेना को नई एंटी पार्सेनल माइन निपुण और F-INSAS सिस्टम किसने सौंपा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए मंथन मंच का अनावरण किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य को मिथिला मखाने के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिथिला मखाने का जो जीआई टैग मिला है वो मिला है बिहार राज्य को। फ्रेंड्स, बिहार राज्य में काफ़ी फेमस है जो मिथिला मखाना है। और साथ ही मैं आपको बता दें कि ये जो मिथिला मखाना है इसे माखन या वनस्पति किसका नाम क्या है? तो यूरिली फैरोक्स साली सब इसे कहा जाता है। ठीक है। देश में 80% मखाने का जो उत्पादन है वो बिहार में होता है और सर्वाधिक मखाना उत्पादित किया जाता है मिथिला में। मखाने में क्या क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ प्रोटीन और फाइबर इसमें होता है। फ्रेंड्स, इतने सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसलिए आप सभी भी मखाना ज़रूर खाया करिए। आगे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि जून 2022 की ये न्यूज़ है। तो जून 2022 में चेन्नई में जीआई टैग रजिस्ट्री ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थर कट्टी पत्थर शिल्प और हाजीपुर की चिनिया किस्म के केले को जीआई टैग प्रदान करने के प्रारंभिक प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। ठीक है, इन सबको भी जीआई टैग दिया जाएगा। बिहार की 3 मिठाइयाँ हैं जिसमें खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो जैसा कि आप सभी लिस्ट देख पा रहे होंगे, भागलपुर की जर्दालू आम को मिल चुका है। जो भागलपुरी जर्दालू आम है इसका जीआई टैग भी बिहार को दिया गया है। कतरनी चावल का जीआई टैग दिया गया है। मगई पत्ते का जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची का जीआई टैग भी बिहार को दिया गया है। सिलाव ख्वाजा जो कि एक स्वादिष्ट व्यंजन है, इसका भी जीआई टैग
बिहार को दिया गया है। मधुबनी चित्रकला फ्रेंड्स आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मधुबनी चित्रकला है ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे ये बिहार से रिलेटेड है। पिपली वर्क का जीआई टैग भी बिहार को दिया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जीआई टैग से रिलेटेड। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का जो पंजीकरण है वो 10 वर्षों के लिए होता है। जीआई टैग जो एक्ट है वो लाया गया था 1999 में। पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में और किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की जो चाय है ना फ्रेंड्स, उसे जीआई टैग दिया गया था, पहला जीआई टैग। आगे डिस्कस कर लेते हैं खबरों में रहे प्रमुख जीआई टैग के बारे में। काला चावल और चकहाव का जीआई टैग दिया गया है मणिपुर राज्य को। सिरारा खोंक मिर्च और तामिंगला संतरे का जीआई टैग मिला है मणिपुर राज्य को। गोरखपुर को जीआई टैग दिया गया है टेराकोटा के लिए। कंधमाल हल्दी का जीआई टैग मिला है उड़ीसा को। नागा खीरे का जीआई टैग दिया गया है नागालैंड को। दार्जिलिंग चाय है तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये पश्चिम बंगाल की है और पहला जीआई टैग इसे ही दिया गया था। चंदेरी साड़ी का जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को। नावारा चावल का जो जीआई टैग मिला है वो मिला है केरल को। केसर का जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जिस मृदा में केसर की खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। चिन्नौर चावल का जीआई टैग भी किसे दिया गया है, तो ये बालाघाट को दिया गया है और बालाघाट आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रमुख जीआई टैग थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस क्लास को डेली देखिएगा और बिल्कुल कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस क्लास के अंदर आप सभी को मिलेगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किसने किया है। तो फ्रेंड जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित है ना हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, इसका शुभारंभ किया गया है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। कहाँ पर किया गया है, तो ये पुणे में चलेगी। फिलहाल कहाँ पर चलेगी, पुणे में इसका शुभारंभ किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड जो ये जो बस है ना HFC बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR तथा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा इसे विकसित किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में यानी कि HFC। ये क्या है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसे बदलता है, तो ये हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन बस से रिलेटेड। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यानी कि श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहां पर अशोक लीलैंड द्वारा विकसित स्विच EV22 नामक भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया था। इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है। बस का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो स्विच EV22 है और इसका शुभारंभ किया गया था आपका मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उड़ीसा। डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है फ्रेंड्स, तो भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की थी, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था। बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड किसने लॉन्च किया था, तो इसे भी मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस भारतीय महिला ने मिस एलीट
वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। तो फ्रेंड जो मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है, ये जीत लिया है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की रहने वाली दीप सुप्रियम ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस खिताब के बारे में। तो मिस्र के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मिस एलिट सौंदर्य प्रतियोगिता विश्व की 5 सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक है। फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की थी? तो मिस्र के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसे मध्य पूर्व के देशों और अफ्रीका के नंबर 1 सौंदर्य प्रतियोगिता का गौरव भी हासिल है। किसने जीत लिया है? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की रहने वाली दीप सुप्रियम ने इसे जीत लिया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता था? सिनी शेट्टी ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता था यूके की खुशी पटेल ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है हरनाज संधू ने। तो इतने खिताब आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है ना, इसका शुभारंभ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। डिस्कस कर लेते हैं इस पोर्टल के बारे में। तो केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, ये एक मंच प्रदान करता है सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों को, ठीक है। ऐसा पुरस्कार वितरण में पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह पोर्टल प्रत्येक नागरिक या संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्ति एवं संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं टॉप पोर्टल लेटेस्ट करंट अफेयर रिवीजन। ग्रामसेवक.com सर्विस पोर्टल किसने लॉन्च किया था? थिंक टैंक प्लेटफॉर्म महाग्राम द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर में इसे लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल किसने लॉन्च किया था? हरियाणा सरकार ने। किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था? सीबीएसई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किसने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया था? दिल्ली सरकार ने इसे लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोक्ष धाम योजना किसने शुरू की है? तो फ्रेंड जो मोक्ष धाम योजना है ना, ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री यानी कि वीरेंद्र कंवर ने राज्य के शमशान घाटों के कायाकल्प के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में मोक्ष धाम योजना की शुरुआत की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मोक्ष धाम योजना है वो किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। और किससे रिलेटेड है? तो मोक्ष धाम योजना रिलेटेड है शमशान घाटों के कायाकल्प से, ये रिलेटेड है। तो इतनी जानकारी आप सभी को इस योजना के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो अवनी लिख रहा है ना, इनका संबंध किस खेल से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? तो फ्रेंड जो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास है, पहले तो आप सभी ये जान लीजिए कि ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हो रहा है। इसका आयोजन किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जा रहा है और उल्ची फ्रीडम शील्ड में भाग ले रहे हैं दक्षिण कोरिया और अमेरिका। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पिच ब्लैक अभ्यास जो कि शुरू हो चुका है, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। हाल ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि उधार शक्ति
जो अभ्यास हुआ था ना, ये कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में। और किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारत और मलेशिया के बीच ये आयोजित किया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ओमान की कैपिटल क्या है। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो अभ्यास है ये 1 सितंबर तक जारी रहेगा। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। और पहले ना फ्रेंड्स इसे वार्षिक ग्रीष्मकालीन अभ्यास के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया गया उल्ची फ्रीडम शील्ड। कौन 2 देश भाग लेते हैं? दक्षिण कोरिया और अमेरिका। इस सैन्य अभ्यास या नागरिक अभ्यास का उद्देश्य क्या है? चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरों से निपटने के साथ साथ युद्ध के बदलते तरीकों के अनुरूप तैयारियों में सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है ना, ये हो रहा है कनाडा में। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कौन कर रहा है? तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला। याद रखेंगे कहाँ पर हो रहा है? तो ये कनाडा में हो रहा है। कब तक चलेगा? तो ये 26 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा कनाडा के हैलिफैक्स में। डिस्कस कर लेते हैं कनाडा के बारे में। तो मैप में आप सभी कनाडा की लोकेशन देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? तो कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है। कनाडा की मुद्रा है कनेडियन डॉलर। वर्तमान में पीएम है जस्टिन ट्रूडो। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा बनाती है। काशी के मंदिर से 100 वर्ष पुरानी मां अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति किस देश से वापस लाई गई है? कनाडा से इसे वापस लाया गया है। रूस और अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है? बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका को अलग करती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बेरिंग, ये बेरिंग सी है और ये है बेरिंग जल संधि। ऊपर आपको यहाँ पर एशिया दिख रहा होगा, यानी कि रसिया को अलग करती है, और यहाँ अलास्का। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार दिल्ली समेत देश भर के कितने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलने पर विचार कर रही है? तो फ्रेंड्स कुल 23 एम्स के नाम बदले जाएंगे। और फ्रेंड्स जो ये नाम बदले जाएंगे, ये नाम किसके नाम पर रखे जाएंगे? तो सरकार ने क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं या क्षेत्र के स्मारकों या उनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर सभी एम्स को विशिष्ट नाम देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो फ्रेंड्स ये है अमेरिका का। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस मिशन के बारे में। आर्टेमिस 3 मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा का क्रू मून लैंडिंग मिशन है, यानी चंद्रमा से रिलेटेड है। यहाँ पर नासा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की है। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और नासा की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? इस मिशन के तहत फ्रेंड्स नासा ने चांद पर पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति को भेजने की योजना बनाई है, और ये लॉन्च किया जाएगा 2025 में, यानी कि 2025 में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी नासा के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का। धरती पर स्थित सागरों या महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। पृथ्वी की किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है? दैनिक गति के कारण। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? तो ये आता है फंडी की खाड़ी में। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब के द्वारा किया गया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा
किसके कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये मूंगफली की फसल से रिलेटेड है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। भारत में पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। टाइम्स पत्रिका के साल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? तो अहमदाबाद और केरल को किया गया है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला है अपसादी चट्टान। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट के लिए क्लैड सेकंड ए और क्लैड सेकंड बी नया नाम दिया है? मंकी पॉक्स के लिए। खबरों में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा का संबंध किस राज्य से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह ऐसा किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।